जय भीम इंडिया में मैं चेतना आप सभी का स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र के नवबौद्धों को 26 साल बाद शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आरक्षण मिला। राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले के प्रयासों से केंद्र सरकार ने नवबौद्धों को आरक्षण देने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद नागपुर लौटे बडोले का विमानतल पर बौद्धजनों ने स्वागत किया। बडोले ने कहा कि अब सभी नवबौद्धों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। नवबौद्धों की प्रलंबित मांगें जल्दी पूरी होगी, जिसके लिए 26 साल सामाजिक न्याय मंत्री राज्य के राजकुमार बडोले जी ने प्रयास किया है और जल्द ही ये मांगें पूरी होने वाली है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये प्रयास कैसे रहा। तो सर, 26 साल आपने प्रयास किया, कुल मिलाकर क्या कहेंगे इस सारे अभी कामयाबी को? नवबौद्धों को सामाजिक आरक्षण देने की जो बात है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, तो मुझे लगता है पिछले 26 सालों से ये विषय ऐसे प्रलंबित है। 14 अक्टूबर 1956 में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे सब लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी और उस समय उन्होंने कहा था कि इन सबका जो आरक्षण है वो मेरे जेब में है, ऐसा उन्होंने वहाँ कहा था। दुर्दैव ये था कि एक्चुअल 1956 के बाद में 1990 तक हमें इस आरक्षण के लिए राह देखना पड़ा। 1990 में केंद्र में भारतीय जनता पक्ष और वीपी सिंह की सरकार थी। उस समय संविधान में एक सुधारना की गई, अमेंडमेंट किया गया और उसके तहत 1956 के बाद जो धर्मांतरित नवबौद्ध थे, जो शेड्यूल कास्ट से जो जितने धर्मांतरित थे, उन सारे लोगों को शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक आरक्षण दिया गया, जो अमेंडमेंट में ऑलरेडी कहा गया। और वो विषय इतना सिंपल विषय था कि एक जो शेड्यूल कास्ट में, मतलब देश के अलग अलग जो शेड्यूल है, 1950 में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ये हुआ था, जिसमें शेड्यूल कास्ट की जो जातियाँ है वो सारे के सारे अगर धर्मांतरित बौद्ध, नवबौद्ध, बुद्धिस्ट हुए हैं तो उन सबको आरक्षण देने के बारे में उसमें प्रावधान किया गया था। पर उसमें कुछ जो त्रुटियां रही थी, जो अधिकारी लोगों के कारण रही होगी। अमेंडमेंट तो एकदम क्लियर था, पर वो लागू करते समय वो जो कास्ट, फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट जो केंद्र ने जो इशू किया था, जैसे कि महाराष्ट्र में फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट जो इशू किया गया, वहाँ लिखा गया कि अनुसूचित जाति से धर्मांतरित नवबौद्ध, तो इसलिए उन लोगों को यहाँ आरक्षण मिलता गया। पर केंद्र में जो शेड्यूल कास्ट की सर्टिफिकेट इशू की गई, वो शेड्यूल कास्ट के सर्टिफिकेट में धर्मांतरित नवबौद्धों के लिए कोई प्रावधान नहीं था। जबकि अपन अगर देखें तो बाहर के राज्यों से कोई माइग्रेटेड अगर कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी होता है तो उसको 1985 से यह कास्ट सर्टिफिकेट मिलना शुरू हुआ। पर ये धर्मांतरित जो नवबौद्ध थे, इनको कोई भी फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट का कोई प्रोफार्मा नहीं बनाया गया, जिसके कारण ये पिछले 26 सालों से ये अड़ा हुआ था, जिसके कारण केंद्र में, विशेषतः सरकार, राज्य सरकार में महाराष्ट्र सरकार तो देती थी, पर केंद्र की कोई योजना है, फिर यूपीएससी में अगर ये कहना है, लोकसभा में खड़ा रहना हो, या और जो आरक्षण की बातें थी वो नवबौद्धों के लिए लागू नहीं थी। तो मुझे लगता है ये जो फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट जो था, ये वहाँ पे इसमें दुरुस्ती, हमने तो सिर्फ वही डिमांड रखी है, एक डिमांड कि ये जो फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट जो है, इसको धर्मांतरित जो अमेंडमेंट जो कहता है, 1990 का जो अमेंडमेंट कहता है, उसके तहत इसमें अगर सुधारना की जाए तो ये निश्चित ही सारे के सारे जो नवबौद्ध हुए हैं वो लाभान्वित होंगे। और आदरणीय थावरचंद गहलोत साहब ने, उन्हें भी ये बात समझ में आई। इतने सालों से कहीं न कहीं संभ्रम पैदा करके इस बात को जो अड़ाया जाता, तो उन्होंने ये बात मान ली कि ये बात तो एक अमेंडमेंट के मुताबिक ये होना चाहिए। उन्होंने ये राजी कर लिया और निश्चित ही आने वाले कुछ दिनों में इस तरीके का वहाँ पे सुधार होगा।
जब आपने ये बात पूरी केंद्र के सामने रखी, थावरचंद गहलोत जी जो केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री, उनके सामने रखी, तो उनका किस तरह से रुख रहा और कब तक ये सारी चीज़ों में सुधार हो जाएगा और नवबद्धों को उनका अधिकार मिल पाएगा? अभी तक जो चीज़ें चलती गई, एक्चुअल हमने इस संदर्भ में पहले भी पत्र व्यवहार किया था, लेकिन नेगेटिव अधिकारियों का उत्तर था। मुझे लगता है ये 1990 का जो अमेंडमेंट है वो समझने की ज़रूरत थी, जो पूरी तरह से समझा नहीं गया और उसने अलग अलग तरीके से उसके अर्थ निकालने के कारण वो अभी तक का जो आरक्षण था वो लागू नहीं हुआ। आदरणीय गहलोत साहब के समझ में ये बात तो आ गई कि ये जो अमेंडमेंट जो स्पेशली किया गया 1990 में, तो ये स्पेशली अमेंडमेंट है जो धर्मांतरित नवबौद्ध हुए हैं, जिनकी स्थिति सामाजिक, राजकीय, आर्थिक स्थिति अभी तक जैसी की वैसी है जैसी कि शेड्यूल कास्ट के लोगों की। इनके स्थिति में बौद्ध होने से इनकी स्थिति में, सामाजिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में बदलाव तो आया नहीं है, फिर इनको आरक्षण क्यों नहीं दिया जाए? इनके साथ में जो बिहेवियर होता है वैसी है जैसे कि अनुसूचित जाति लोगों के साथ होता है, तो फिर इसलिए वो आरक्षण लाया गया। वो समझने की बात है, वो समझना चाहिए और निश्चित ही वो उन सारे लोगों को लागू होता है जो 1956 के बाद में धर्मांतरित हुए थे। तो ये बात जब उनके समझ में आई कि ये जो अमेंडमेंट है ये ना कि वो जात लाने के संदर्भ में है, ये अमेंडमेंट उन सभी जातियों के लिए है जो शेड्यूल में ऑलरेडी है, विविध प्रांत के शेड्यूल में है, अनुसूचित जाति के और जो धर्मांतरित हुए, तो इसलिए उनके बाद ये समझ में आई। और ये सिंपल ये फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट अगर बदल दिया जाए, उसमें अगर ये करे कि ये अनुसूचित जाति 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसके अनुसूचित जाति में से धर्मांतरित ये नवबौद्ध है, इतना उसमें अगर जो जैसे राज्य सरकार ने बनाया ऐसा अगर किया जाए तो एक और सभी को आरक्षण मिलेगा। ये बात उनके भी समझ में आए और इससे लाभान्वित होने की बात है। इसमें कोई नए से अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं और कुछ नहीं है। फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू करना ये प्रशासकीय काम है, ना कि ये कोई इसके लिए कोई नया अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है, ना कोई विधानसभाओं के राज्य में अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है, ना कहीं शेड्यूल में जात डालने की ज़रूरत है। अलग अलग तरीके के लोग इसके ऊपर अलग अलग भाष्य करते हैं। मुझे लगता है ये सब चीज़ें एक नहीं, उसमें कोई ये नहीं है। सिर्फ फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट अगर फॉर्मेट को बदलने की बात थी, जिन हमने उनको बताई और वो तुरंत उसमें राजी हो गए। इसलिए मुझे लगता है आने वाले ये कुछ दिनों में कुछ छोटी मोटी प्रक्रिया उसमें महीने 2 महीने के अंदर की होगी, वो फाइल मूव करने का जो है, तो उसमें जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हम वो लाने का प्रयास करेंगे। कितने नवबौद्ध हो गए जिसमें जिनको इसका लाभ मिलेगा और किस दिशा की ओर ज़्यादा लाभ मिलेगा? ऐसा लगता है कि शैक्षणिक दृष्टि से या फिर नौकरी या फिर सरकारी नौकरी की दृष्टि से? सभी जो इससे उनको आरक्षण का लाभ होगा। एक्चुअल सरकारी नौकरियों में तो ज़रूर होगा, क्योंकि अभी यूपीएससी में अगर किसी ने बौद्ध लिखा तो अल्पसंख्यक में जाता है, आईआईटी में होगा, सभी संस्था शैक्षिक संस्थाओं में भी उसका लाभ होगा, बड़े पैमाने में उसका लाभ होगा। और एक ही महाराष्ट्र राज्य पूर्ता सीमित नहीं है, वो कहीं 8-10 ऐसे राज्य है, वहाँ पे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, गुजरात है, उसके बाद में मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, ऐसे कहीं 8 राज्य है, करीबन 8 से 10 राज्य जहाँ पे शेड्यूल कास्ट से बड़ी मात्रा में धर्मांतरित बौद्ध हुए हैं, उन सबको ये आरक्षण लागू होगा। राजनीतिक उदासीनता कहीं न कहीं रही है, क्योंकि जिस तरह से आपने प्रयास किया 26 सालों में, क्योंकि चूँकि अभी केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी, कहीं न कहीं इसके पहले की सरकार की राजनीतिक उदासीनता रही है जिसके कारण ये प्रश्न प्रलंबित रहे। मुझे लगता है ये पिछले 1990 की अगर बात करें तो उस समय केंद्र में भारतीय जनता पक्ष और वीपी सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने ही मंडल आयोग लागू किया था 1993। उसी समय 1990 में ये बात उन्होंने ये की थी। इतने सालों तक जो कांग्रेस और जिन्होंने सिर्फ वोटों की राजनीति की है, वो दुर्दैव तो ऐसा कि सामाजिक न्याय मंत्री तो बौद्ध था, उनके समझ में आई, पता नहीं मुझे ये बात, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल उदासीनता और कहीं तभी सामाजिक संभ्रम पैदा करने का उस विषय को लेकर के ये सब बातें चलती रही। सिर्फ अखबारों में गलत सलत बातें आना, फिर टीवी पे कुछ तो भी अपना अलग सा जो मकसद है, जो अमेंडमेंट है, उसके इससे अगर इसको सोचा गया रहता तो मुझे लगता है ये कब का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ रहता। दुर्दैव से नहीं हुआ और हम निश्चित उस दिशा में अभी जा रहे हैं। हमारे सबसे बड़ी बात तो है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री जिनको उसमें संभ्रम था, उन्होंने मान लिया कि बात तो बराबर है और निश्चित ही मुझे लगता है
आने वाले कुछ दिनों में ये जो प्रश्न है हम उसको राजकारण का उपयोग ये समाजकारण के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ राजकारण के लिए। हम समाजकारण वाले लोग हैं, पॉलिटिक्स ये हमारा, इट इज़ नॉट अवर बिजनेस, कुछ नहीं है। इसलिए हमको लगता है कि जो सामाजिक परिवर्तन अगर राजकारण के कारण होता है, आदरणीय पीएम साहब रहे या हमारे मुख्यमंत्री रहे, सबका वही है कि राजकारण का उपयोग समाज को सुधारने के लिए होना चाहिए, जो अंत्योदय है उसके लिए होना चाहिए, और निश्चित उस दिशा से हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू। ये थे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बड़ोले जी, जिन्होंने हमसे बात की और ख़ास तौर पर बताया कि राजकारण का जो उपयोग है समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। कैमरामैन मंगेश मोहिते के साथ मुकेश शेड़ाव, नागपुर। सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अकोला जिले के 3500 छोटे किसानों को जिला परिषद द्वारा 55 लाख रुपए के कपास के बीजों का निःशुल्क वितरण किया गया। अकोला जिला में लगातार फसल नहीं होने और सूखा पड़ने से किसान परेशान हैं। बच्चों की शिक्षा पूरी करने और शादी के लिए किसानों ने साहूकारों से कर्ज लेकर अपनी जरूरतें पूरी की है। ऐसे में अब खरीफ फसल की बुआई कैसे की जाए, यह सवाल बना हुआ है। भारी बहुजन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने सूखे की स्थिति को देखते हुए किसानों के लिए जिला परिषद के माध्यम से 55 लाख रुपए के कपास के बीज 3500 किसानों को निःशुल्क वितरित किए। हे सरकारचं असणारं अपयश आहे की त्यांनी दुष्काळाच्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहिले नाहीत आणि अल्पभूधारकाच्या शेतकऱ्याच्या बाजूने ते उभे राहिले नाहीत। जिल्हा परिषदेच्या वतीने आम्ही या योजनेच्या मार्फत 3,500 शेतकऱ्यांपर्यंत हा लाभ पोहोचवण्याचा असणारा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आहे। जिल्हा परिषदेच्या स्वतःच्या बजेटमधनं 55 लाख रुपये खर्च करून आज बियाणं वाटप झालेलं आहे। माझं महाराष्ट्र शासनाला राहणार आहे की त्यांनी हाच कार्यक्रम महाराष्ट्रभर त्या ठिकाणी राबवावा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गुजरातचं उदाहरण देऊन या ठिकाणी बोलतात। चांगली गोष्ट आहे की गुजरातमध्ये काही चांगल्या गोष्टी आहेत, पण त्या स्वीकारल्या पाहिजेत, ही सुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांनी असं व्यक्त केलेलं आहे। माझं आव्हान आहे त्यांना की गुजरातमध्ये कॉटन सीड्सच्या जे पॅकेट्स आहेत हे 350 रुपयाने त्या ठिकाणी विकल्या जातात आणि त्याचे एकमेव कारण की त्यांनी असं म्हटलंय की बॉलगार्ड हा सिम्बॉल जर नसेल तरी तुम्हाला विकण्याची परमिशन आहे। त्यासुद्धा जेनेरिक सीड्स आहेत, त्यासुद्धा बीटीच्या सीड्स आहेत। उलट त्यांचं गुजरातचं यील्ड आपल्यापेक्षा 2-1 क्विंटलनी जास्ती आहे अशी परिस्थिती आहे। तेव्हा त्या क्वालिटीच्या सीड्सचा कसलाही परिणाम त्या ठिकाणी होत नाही। तीच भूमिका महाराष्ट्र शासनाने या ठिकाणी घ्यावी। कुठल्याही संशोधनावरती 3 वर्षाचा अधिकार त्या संशोधकाचा असतो किंवा त्या कंपनीचा असतो। महाराष्ट्र शासनाला माझा असणारा सवाल आहे की बॉलगार्डने हा जो जेनेरिक बदल केलेला आहे, जेनेटिक बदल जो केलेला आहे आणि बीटी कॉटन जी आणलेली आहे त्याला येऊन आता असणारा 10-12 वर्ष होऊन गेलेली आहेत, तेव्हा 3 वर्षानंतर याच्यामध्ये बदल झाला याचा खुलासा त्यांनी करावा। नाही तर मी असं म्हणेन की मागचंही सरकार ज्या पद्धतीने या बीटीवरचं रॉयल्टी काढायला तयार नव्हती, तशाच पद्धतीने असणारं BJPचं सरकारसुद्धा ही जी रॉयल्टी मॉन्टेन्सो घेत आहे ती रद्द करण्याची ह्यांची ताकद नाही आणि म्हणून शेतकऱ्यांना 250 रुपये पर बॅग हा भुर्दंड त्या ठिकाणी बसतोय आणि तो एकाच कारणासाठी की सत्तेवरती बसलेला मग तो काँग्रेस असेल किंवा राष्ट्रवादी असेल किंवा सेना असेल किंवा BJP असेल यांच्यामध्ये कोणाकडेही धमक नाही की 3 वर्षानंतर जे संशोधन झालेलं आहे ते खुलं झालेलं आहे आणि आम्ही 250 रुपये देणार नाही मॉन्टेन्सोला, ही भूमिका घेत नाही म्हणून शेतकरी अडचणीत आलेत। ते कारण आहे की ते अडचणीत आलेले आहेत, तेव्हा हा निर्णय त्यांनी ताबडतोब घ्यावा हे आवाहन मी त्यांना करत आहे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक गांव ऐसा है जहां आज भी दलितों को मनुवादी व्यवस्था में जीना पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से महज 80 किलोमीटर की दूरी पर मुजफ्फरनगर के भूपरखेड़ा गांव के दलितों को वह अधिकार नहीं है जो देश के सभी नागरिकों को मिलते हैं। मुजफ्फरनगर के भूपखेड़ा गांव में आज भी मनुवादी की सदियों पुरानी कुरीतियां जारी है। यहाँ दलितों को छुआछूत से गुजरना पड़ता है। नल या कुएं से भी पानी भरना मना है। भूपखेड़ा में कथित ऊंची जाति के लोगों की चारपाई पर न तो दलित बैठ सकता है
और न ही जूता चप्पल पहनकर उनके घर जा सकता है। यहाँ दलितों को समान अधिकार नहीं है, लेकिन अब गांव के युवाओं ने इस मनुवादी कुरीतियों के खिलाफ जंग का आगाज किया है। दलित नौजवान गांव-गांव जाकर लोगों को जन जागरूक कर रहे हैं। इस मामले के सामने आने के बाद जिला प्रशासन इस मामले पर कार्रवाई करने की बात कर रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक रविंद्र चौहान द्वारा दलितों की अपमानजनक तुलना करने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने महाराष्ट्र सरकार और पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में आयोग ने बीजेपी विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। अनुसूचित जाति आयोग ने डोंबिवली से भाजपा विधायक रविंद्र चौहान के इस कथित विवादित बयान को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट की मांग करते हुए महाराष्ट्र सरकार, राज्य के पुलिस महानिदेशक और थाने के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया ने इस मामले को लेकर कहा कि देश में दलितों पर लगातार हमले हो रहे हैं, अत्याचार और भेदभाव की घटनाएं बढ़ रही है। ऐसे में एक जनप्रतिनिधि की ओर से दलितों की तुलना सुअर से करना बेहद गंभीर और निंदनीय विषय है। महाराष्ट्रामध्ये 100% भाजपा करणं हे स्वप्न ते घेऊन चाललेत। त्या स्वप्नाबरोबर तुम्ही आणि आम्ही सर्वांनी चालणं ही काळाची गरज आहे आणि ते आपण चाललं पाहिजे, ही तेवढंच खरं आहे। त्यांच्या अनंत अडचणी त्यांच्याबरोबर जेव्हा असतात तेव्हा ते सुद्धा या महाराष्ट्रातील शेतकरी असेल, पददलित असेल, या पददलिताला त्या डुकराच्या त्या पिल्लाप्रमाणे विचार करतायत आणि त्याला बाजूला काढण्याचं काम सुद्धा करतायत की मला यामध्ये स्वार्थ वगैरे काही नाही, परंतु मी जेव्हा काम करतोय 14-16 तास जेव्हा काम करतोय आणि माझ्या ते दृष्टीपथास जेव्हा पडलंय ते डुकराचं पिल्लू हे नाल्यामध्ये आहे, ते कदाचित त्याला दुखापत होईल, त्याला अडचण आहे, हे माझ्या मनामध्ये सातत्याने राहत राहील आणि म्हणून मी त्या डुकराच्या पिल्लाला बाहेर काढलं। बुल्ढाना जिला के शेगांव नगर परिषद ने शहर में साफ सफाई बनाए रखने के लिए मोबाइल ऐप बनाया। नागरिक अपनी शिकायत मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर ऐप के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। इस ऐप का उद्घाटन हाल ही में विधायक संजय कूटे ने किया। मोबाइल ऐप बनाने के लिए नगर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल पंत ने पहल की। ऐप के माध्यम से साफ सफाई अच्छे से होगी। महाराष्ट्रातून प्रथम आपला ॲप येत आहे। या ॲपमध्ये आपण स्वच्छतेवर विशेष भर दिलेला आहे। तर हा ॲप गुगल प्ले स्टोअरमधून आपण 1 MBचे रेकॉर्डिंग केल्यावर वापरू शकतो। तर या ॲपमध्ये सुरुवातीला आपल्याला प्ले स्टोअरमधून MC शेगाव असे MC शेगाव तर याचा फोटो घेतल्यानंतर एखाद्या कंप्लेंटचा फोटो घेतल्यानंतर त्याला आपल्याला ओके करून पुढे प्रोसीड करावं लागेल। त्यानंतर तक्रार जी आहे कंप्लेंटवर तक्रारमध्ये ॲनिमल डेड नंतर वॉटर लिकेज अशा प्रकारचे ऑप्शन दिले आहे। समजा ॲनिमल डेड ही तक्रार असेल तर ॲनिमल डेडला आपण किंवा हे ऑप्शन मराठीत, तर या पद्धतीचे तक्रार निवडामध्ये ऑप्शन आपण मृत प्राणी घेतलं। नंतर आपलं नाव आणि फोन नंबर, तक्रारकर्त्याचे नाव किंवा नागरिकांचे नाव किंवा फोन नंबर, त्यानंतर कोणत्या वार्डात ती त्या संबंधित नगरसेवकांना, ठेकेदारांना आणि विभाग प्रमुख तसेच मला ही कंप्लेंट येईल। त्यानंतर स्थळ जवळचे खून, जसं शिवाजी चौक आपण इथे टाईप केलं तर शिवाजी चौक, नंतर स्थळ म्हणजे शेगाव किंवा जो महत्त्वाचे खून आहे ते आपण करू शकतो। इथं 500 शब्दात आपल्याला कंप्लेंट मांडू शकतो। त्यानंतर आपण जतन करा की तुमची तक्रार पूर्णतः संपुष्ट झालेली आहे। या ॲप्सवर नगरपालिका किती खर्च करणार होतं महिन्याकाठी? सर यात कोणताही खर्च नाही, फक्त आपल्याला क्लाउड आणि हा ॲप जो आहे तो क्रिसेंट पुणे कंपनी यांनी वैभव पवार जे त्यांचे संचालक आहेत त्यांनी संतनगरी शेगाव श्रद्धा आहे त्यांची, त्यामुळे त्यांनी सर्वात पहिले महाराष्ट्र इथे आपल्या इथे लॉन्च केलं आहे। अकोला के पहाड़ बहुउद्देशीय संस्था की ओर से अकोला शहर के 150वें स्थापना दिन के उपलक्ष्य में जागर पाण्याचा इस विषय पर जाहिर व्याख्यान किया गया। जल संवर्धन पेड़ बचाओ इस विषय पर जानकारी देते हुए पत्र परिषद का आयोजन किया गया। साथ ही 25 जून को प्रमिलाताई ओक हॉल में व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा, ऐसी जानकारी भी दी गई।
नांदेड़ जिला के धर्माबाद में महावितरण विभाग की लापरवाही के कारण नागरिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की तारें टूट जाने या पोल गिर जाने के बाद भी कई दिनों तक बिजली नहीं आती। शिकायत करने के बाद भी महावितरण विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता। विद्युत कंपनी के इस मनमाने रवैये से परेशान होकर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के सहायक अभियंता को आड़े हाथों लिया। वेगळं करण्यासाठी त्याचं जे काय अंदाजपत्रक आहे ते पूर्ण मी म्हणजे 8 दिवसाच्या आत पूर्ण अंदाजपत्रक बनवून वरिष्ठ कार्यालयाला सादर करणार त्याचं आणि मग त्याच्यानंतरचा पुढचा भाग जो आहे मंजुरी आणि कामाचा तो त्या वेळेला आपण त्याचा पाठपुरावा करून काम करण्याचा प्रयत्न करू। म्हणजे अंदाजपत्रक मी 8 दिवसाच्या आत पूर्ण बनवून घेणार ते फिडर सेपरेट करण्यासाठी। आता त्या संदर्भात मी वेळोवेळी तशा सूचना दिलेल्या आहेत साहेब। परत आता इथून पुढे तर निश्चित म्हणजे जे संबंधित अशा चुका करत असतील तर त्यांना या अगोदरही तशा सूचना दिलेल्या आहेत। पण इथून पुढे म्हणजे जे काय त्याच्या म्हणजे जरी त्याच्या सुधारणा जर होत नसेल तर कंपनीच्या नियमानुसार जे काही त्यांना म्हणजे कार्यवाही करणं गरजेचं आहे किंवा पनिशमेंट आहे ते निश्चित मिळून जाईल यापुढे। शेतकऱ्याच्या हितासाठी असेल की जनतेच्या हितासाठी असेल, हितासाठी एकही कार्य करत नाही। गुत्तेदार आणि अधिकाऱ्याचा साठलोटा असल्यामुळे इथं सगळेच कामच निष्कृष्ट दर्जाचं झालं आहे। गुत्तेदाराला पाठीशी घालण्याचं काम जर कोणता अधिकारी करत असेल तर त्या अधिकाऱ्याला कठोर शिक्षा झाली पाहिजे। यापूर्वी यानंतर जर कदापि भविष्यामध्ये कधी करंट गेलं, लाईट विस्कळीत जर झालं तर अधिकाऱ्याला घेराव घेऊन अधिकाऱ्याच्या तोंडाला काळं फासण्याचं काम इथली जनता करणार। फेडरेशनवर बरेच काही कनेक्शन असल्यामुळे तिथे लाईटचा खूप प्रॉब्लेम होतोय आणि कसं आहे फ्लक्च्युटिंगमुळे सुद्धा म्हणजे बरेचसे यंत्र वगैरे जळायची पण भीती आहे। शेतामध्ये सध्या पेरणी चालू असल्यामुळे शेतामध्ये लोकांना पाणी प्यायला नाहीये आणि शेतीला सुद्धा जी पेरण्या करतात त्या लोकांना, जे लोक बाहेरून येतात त्यांना सुद्धा जनावरांना पाणी पिण्याची सोय नाहीये, माणसांना पाणी पिण्याची सोय नाही। ह्याच्यासाठी आम्ही त्या शंकानुसार मी जिल्हा सरचिटणीस वर्षा रत्नाकर यांनी मी निवेदन दिलेलं आहे साहेबांना की लवकरात लवकर या फेडरेशनचं तुम्ही काहीतरी हे करा आणि लाईटची समस्या लवकरात लवकर सोडून द्या। नागपुर के 0 माइल स्थित गोवारी स्मारक पर आदिवासी गोवारी समाज ने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को रखा। गोवारी समाज ने भाजपा सरकार को सिर्फ आश्वासन देने वाली सरकार बताते हुए कहा कि हमें प्रवाह में लाने के लिए गोवारी समाज के 114 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हमें अब तक कई सुविधाओं से वंचित रखा गया है। मी कैलास राऊत, कार्याध्यक्ष आदिवासी गोवारी समाज संघटन महाराष्ट्र। धरणा आयोजन करण्याचे महत्त्वाचे कारण आहे की आम्ही 23 नोव्हेंबर 1994ला नागपूर हिवाळी अधिवेशनावरती भव्य मोर्चा काढला। त्या मोर्चामध्ये आमच्या समाजाचे 114 गोवारी बांधव, मुले मुली, युवक शहीद झाले, मारले गेले आणि त्यानंतर आम्हाला विशेष मागास प्रवर्गाच्या सवलती बहाल करण्यात आल्या आणि तेही तात्पुरत्या स्वरूपात। परंतु आमचा अधिकार हा आदिवासीत्वाचा आहे। इंग्रज शासन काळात आम्ही आदिवासीत होतो। साध्या एका कामामुळे गोंड गोवारीमध्ये कामा टाकण्याच्या एका दुरुस्तीच्या मागणीकरता आमचे 114 बळी गेले। त्यानंतर निवडणुकीच्या अगोदर BJP शासनाने आम्हाला आश्वासन दिलं की आम्हाला तुम्ही मतदान करा, संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या गोवाऱ्यांनी आम्ही तुमचा प्रश्न सोडवू। परंतु 23 नोव्हेंबर 2014ला माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी स्मारकस्थळी आले आणि त्यांनी जाहीर केलं की आम्ही गोवाऱ्यांना न्याय देऊ। परंतु सरकारला येऊन 2 वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावरही त्यांनी गोवाऱ्याचा प्रश्न किंवा साधी बैठक लावली नाही। त्याकरता मी 14 डिसेंबर 2015ला नागपूर हिवाळी अधिवेशनावरती भव्य मोर्चा काढला आणि जवळपास 25,000 आणि नागपूर विधान भवनावरचा तो दुसरा भव्य मोर्चा होता। तरीसुद्धा या सरकारने आमच्याकडे दुर्लक्ष केलं। त्यामुळे आम्ही अजून आज धरणा आंदोलन करणार आहोत। त्याचबरोबर 9 ऑगस्टला क्रांतिदिनी संपूर्ण विदर्भातल्या जिल्ह्यावरती आम्ही धरणा आंदोलन करू आणि येत्या इलेक्शनमध्ये ह्या BJP युती शासनाला आम्ही धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही। आमचा प्रश्न त्यांनी सोडवावा, आमच्यासोबत बैठक लावावी। आमची जी न्याय मागणी आहे सदी कामाची, ज्याप्रमाणे 2002ला गोंड राजगोंडमध्ये त्यांची कामं टाकण्याची दुरुस्ती झाली, ती तशाच प्रकारची गोंड
गोवारीमध्ये कामं टाकण्याची त्यांनी दुरुस्ती करावी आणि महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाला ताबडतोब शिफारस करून आम्हाला आदिवासीच्या सवलती बहाल कराव्या. सरकारकडून ही अपेक्षा आहे की ताबडतोब आमची बैठक लावून आमचा निर्णय लवकरात लवकर केंद्र शासनाकडे आमच्या समाजाची शिफारस पाठवावी, गोंडगोवारीमध्ये साधी कामाची दुरुस्त करावी आणि आमच्या समाजाला मुख्य धारेत आणावे. आजपर्यंत आमच्या समाजाचं कुणीही राजकीय प्रतिनिधी आमदार खासदार झालेला नाही. त्याच्यामुळे आमचा समाज अतिशय शैक्षणिक, सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या अतिशय मागास आहे. गोणांच्या गायी चारणे हा आमचा मुख्य व्यवसाय आहे. लोकांची मोलमजुरी करणे, त्याचबरोबर चाकरी करणे आणि जंगलात राहणे. फक्त गोंडवनमध्ये ज्या ठिकाणी गोंड आहेत त्या ठिकाणीच गोवारी आहे. त्यामुळे आमचा जो राईट्स आहे तो आम्हाला द्यावा या सरकारने, ज्याप्रमाणे इंग्रज देत होते त्याप्रमाणे. विकलांग समावेशित शिक्षकों को सरकार द्वारा नौकरी से निकाले जाने पर अमरावती के विभागीय समावेशित शिक्षक संघ ने सेवा में लेने की मांग को लेकर धरना दिया. हम सभी कार्यरत सदर योजना अंतर्गत विशेष शिक्षक और परिचर पिछले 4-5 सालों से बिना वेतन काम कर रहे थे और उसी में ही शासन ने अजब गजब निर्णय निकाला, जिससे 7 जुलाई 2015 का परिपत्रक निकाला, जिससे कि हमारी सेवा समाप्त हो गई और उस वजह से हम बेरोज़गार हो गए. और साथ ही 4 से 5 सालों से हमको जो वेतन न मिला, उसके कारण हमारा जो घर परिवार था वो घर परिवार विस्कलित हुआ. उपस्मार हम झेल रहे हैं. ऐसे में बेरोज़गार होने के कारण आगे हमने क्या करना, हमारा भविष्य क्या होगा और हमारे घर वालों का भविष्य क्या होगा, ऐसा प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुआ. और इसके विषय में हमने पिछले सितंबर महीने में मुख्यमंत्री के गांव को आंदोलन किया. नागपुर में आमरण उपोषण पे बैठे थे हम 7 दिन, और उस 7 दिनों के दौरान हमें समायोजन आपका ज़रूर होगा ऐसा आश्वासन राज्य के शिक्षा मंत्री विनोद जी तावड़े इन्होंने दिया. और उसके बाद हमने राह देखी, उनसे मुलाकात की, लेकिन उस बात में कोई भी सकारात्मक भाव हमें दिखाई न दी. इसलिए हमने हिवाड़ी अधिवेशन में धड़क मोर्चा का आयोजन किया और उस मोर्चे के दरमियान हमें ऐसा बताया गया कि फरवरी 2016 में आपका समायोजन हो जाएगा. लेकिन अभी उन बातों को 6 माह हो गए और इन 6 माह के भीतर तकरीबन सभी विभागों से, पूरे महाराष्ट्र में से तकरीबन 100 बार शिक्षा मंत्री से मुलाकात की, मुख्यमंत्री से मुलाकात की, और मुलाकातों के दरमियान सिर्फ हमें आश्वासन ही दिया गया है कि आपका समायोजन होगा, लेकिन कब होगा यह हमें अभी तक पता नहीं चला. और ऐसे में हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद यह शासन और प्रशासन इनका अंत्यविधि हो चुका है. इसी कारण आज जो हमारा ये तीसरा समायोजन का आंदोलन है, और इस उपलक्ष्य में आज हम शासन प्रशासन का तीसरा दिवस मना रहे हैं. और हमारी शासन प्रशासन से यही विनती है, यही हम मांगते हैं कि हमारा न्याय हमें दे दिया जाए, हमारी नौकरी हमें दे दी जाए, और हमें हमारा जो अधिकार है, जीने का जो अधिकार है, वो हमें दिया जाए. आज के जय भीम इंडिया में फिलहाल इतना ही. फिर होगी मुलाकात, तब तक ले दीजिए इजाज़त. जय भीम.